प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। पीएम मोदी बच्चों से बात और जनता को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विकास को बड़ी सौगात दी है। और पीएम बच्चों से बात करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। विकास के मद्देनजर इसे बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस बात की प्रतिबद्धता हर मंच से प्रधानमंत्री दोहराते हुए नजर आते हैं कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, इसी के जरिए रोजगार बढ़ेंगे और लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहूलियत उन्हें मिल सकेगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरीके से आज 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है, तो ऐसे में जनता भी इसको लेकर बेहद उत्साहित। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बच्चों से भी बात करेंगे। उत्साहवर्धन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा और इसी के साथ साथ जनता को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अपने संसदीय क्षेत्र में जब वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो किस तरीके से क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस बार वो कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हर बार जब वाराणसी वो पहुंचते हैं तो जनता भी उनके लिए बेहद उत्साहित रहती है। और उनका जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यहाँ से जनता का विश्वास हमेशा से उनके साथ रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी पहुंचे हैं और विकास की बड़ी सौगात अपने साथ लेकर वो यहाँ आए हैं कि 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन कुमार चौधरी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो पवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा चुके हैं। आगे क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ आगे कार्यक्रम प्रधानमंत्री का? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी उसको झंडी दिखाई है। जो बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है, फिरोजाबाद दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो इनका जो 8:15 पे इन्होंने इन 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। और बनारस जो है खजुराहो वंदे भारत, इस पर रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की जो तुलना है वो लगभग 2 घंटा 40 मिनट की बचत वाराणसी और प्रयागराज चित्रकूट खजुराहो को जोड़ेगी। यह जो संपर्क मार्ग है केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि और भी जो यात्री हैं, जो इनका जो रूट मैप होता है उसको लेकर भी इसके लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिल्कुल पवन, और जनता के लिए बड़ी सौगात है। और हम हर बार देखते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ वो सौगात लेकर ही पहुंचते हैं। ऐसे में आगे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चों से भी संवाद करेंगे और जनता को भी संबोधित करेंगे, तो ऐसे में कितने लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए जो है, जो रूट मैप है, वो जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल के भी तमाम बच्चे हैं, मिलिट्री स्कूल के बच्चे भी वहां हैं, उनसे संवाद करेंगे। साथ ही और भी लोग हैं, लगभग 50 लाख के ऊपर लोगों के आने की क्योंकि जो वहां पे जो 50 लाख के ऊपर लोगों का आवागमन हो रहा है, तो इसको लेकर भी और भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद में कई जनसभाओं में भी अपना प्रतिभाग करने जा रहे हैं, प्रतिभाग करेंगे। और साथ ही वंदे भारत की जो स्पेशल ट्रेनों का जो आज शुभारंभ हुआ है, ये प्रदेश की जनता और बनारस को कुछ खास देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल पवन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनता भी उतनी उत्साहित रहती है जितना कि वो खुद भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। तो आज विकास की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से यहाँ पर दी गई है। 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। धौला कुआं की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर 269 दर्ज किया गया है। इसके अलावा लगातार तमाम इलाकों में जो है AQI 300 के पार दर्ज किया जा रहा है, यानी हवा जो है खराब श्रेणी में अभी भी बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली की हवा में सांस लेना यानी कि जो दिक्कतें इससे हो रही हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे कि आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना, इसके अलावा गले में खराश होना, फेफड़ों पर भी इसका असर पड़ रहा है।
और ऐसे में दिल्ली की हवा में मामूली सुधार बीते दिन देखने को मिला था, जब 300 से कुछ नीचे AQI दर्ज किया गया था, लेकिन अब दिल्ली के कई इलाकों में AQI जो है वो 300 के पार पहुंच गया है। और धौला कुआं की बात करें तो AQI यहां पर 269 दर्ज किया गया। यानी दिल्ली की हवा जो है वो लगातार जहरीली बनी हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिवाली के बाद से प्रदूषण में जो है भारी इजाफा देखने को मिला, हालांकि उसके बाद स्थिति नियंत्रण में आना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी दिल्ली की हवा जो है वो बेहद खराब है। और ऐसे में लोगों से एहतियातन कदम उठाने को कहा जा रहा है कि बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने, सुबह और शाम के समय घर से बाहर निकलने से बचे। ये तमाम तरीके के जो एडवाइजरी है वो हेल्थ एक्सपर्ट्स की ओर से दी जा रही है, जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए भी लगातार सरकार प्रयासरत है। जगह जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और जो नियम लागू किया गया है कि 1 नवंबर से जो पुराने वाहन हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे। और इस बीच जसविंदर सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो जसविंदर, हल्का सुधार देखने को मिलता है AQI में, लेकिन एक बार फिर से वो खराब हो जाता है, इसके पीछे क्या कुछ वजह? इसके पीछे वजह देखिए, हम त्योहारों को भी मानते हैं क्योंकि त्योहारों के ऊपर पटाखे भी खूब जलाए जाते हैं और जो इकाइयां हैं उनके जो धुआं जो रात के अंधेरे में जो फैक्ट्रियां कुछ चल रही हैं, जिससे काफी धुआं पोल्यूशन यहाँ पर दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम इलाके के अंदर सुबह और शाम को ऐसे बादल छा जाते हैं, जो धुंध लोग समझते हैं वो धुंध नहीं है, वो सिर्फ पोल्यूशन का धुआं जो वहां पर जो आसमान के अंदर छा रहा है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं कि हमारी खुद की आवाज भी खराब हो रखी है पोल्यूशन के चक्कर में। इतना बुरा हाल हो रखा है दिल्ली के अंदर, आप सांस लेने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं कि हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हमें गले की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम और काफी बीमारियों की सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, और लगातार दिक्कतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको सांस से संबंधी बीमारियां हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ खास एडवाइजरी इस समय में दी जा रही है और क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की? देखिए, हॉस्पिटलों में हर तरह की व्यवस्था की गई है। अगर कोई मरीज आता भी है तो उसके लिए तुरंत इलाज का प्रबंध किया गया है, लेकिन जो एडवाइजरी है कि सुबह और शाम मास्क तो जरूरी है कि लगा के घर से बाहर निकलें, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप पोल्यूशन से बच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी तमाम कोशिश कर रही है कि पोल्यूशन से बचाव हो सके। तमाम कोशिश की जा रही है, जल का छिड़काव किया जा रहा है, जगह जगह हर जगह पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन फिर भी जो पोल्यूशन की मात्रा है दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। जिसमें कुछ त्योहार भी मान लीजिए, पीछे दिवाली गई, अब गुरुपुरब गया, छठ पूजा गई, जिसके चलते लोगों ने काफी पटाखे चलाए। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमारे शहर के अंदर पोल्यूशन है तो पटाखे एक ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम अपना जश्न मना सकें। बहुत से तरीके हैं जश्न मनाने के, लेकिन लोग पटाखों के पीछे। बिल्कुल जसविंदर, और हमने बताया कि किस तरीके से दिल्ली की हवा जो है खराब हो रहा है। ऐसे में आपकी ओर से पहले भी इस बारे में जानकारी दी गई थी कि नियमों को फॉलो करवाने में भी लापरवाही हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से 1 नवंबर से पुराने वाहनों की एंट्री बैन हुई है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे पुराने वाहन जो हैं अभी भी दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा किस तरीके से नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और इनका पालन करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। बढ़ेंगे आगे। इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। उड़ानों के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इंडिगो की ओर से बताया गया है। यात्री फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहे, इंडिगो की ओर से एडवाइस दी गई है। और ऐसे में ATC टीमें सिस्टम को बहाल करने में जुटी हुई हैं। इंडिगो की ओर से ये जानकारी यहां पर साझा की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। उड़ानों के समय में थोड़ी तब्दीली की गई है, यानी थोड़ा बदलाव टाइमिंग्स में हुआ है। और यात्री फ्लाइट का स्टेटस जो है वो लगातार चेक करते रहें, ये इंडिगो की ओर से कहा गया। इसी के साथ साथ ATC टीमें जो हैं वो सिस्टम को बहाल करने में जुटी हुई हैं, यानी सिस्टम में कुछ त्रुटि आने के चलते यहाँ पर समय में बदलाव हुआ है और ट्रैवल एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। तो कुल मिलाकर समय में तब्दीली के चलते यहाँ पर ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो दी गई है। और इसी के तहत यात्रियों को ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है स्टेटस चेक करते रहें अपनी फ्लाइट का। और इसके अलावा जो है जल्द से जल्द ATC की ओर से सिस्टम को बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर पहले से ही यात्रियों को इस बारे में इत्तला करा दिया गया है कि ट्रैवल
एडवाइजरी के जरिए यहां पर यात्री को इत्तला कराया गया है कि उड़ानों के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है और यात्री फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का आज 93वां स्थापना दिवस है और आज राफेल, तेजस, मिराज और सुखोई विमान आसमान में गरजते हुए नजर आएंगे। विदेशी गतिविधियों के बीच गुवाहाटी में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा और लगातार जिस तरीके से भारत की सुरक्षा प्रणाली जो है वो और ज्यादा मजबूत हो रही है, तो उसकी बानगी आज आप देखेंगे। भारतीय वायुसेना का आज 93वां स्थापना दिवस है और इस खास मौके पर शक्ति प्रदर्शन आप देखेंगे। और इस बीच आपको वाराणसी लिए चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर बेहद ही सुंदर तरीके से जो है सज धज कर ट्रेनें तैयार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी और इसी के जरिए वाराणसी के विकास में एक नया आयाम जुड़ते हुए 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को यहां पर हरी झंडी दिखाई गई है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पूरा जो यहां पर प्लेटफॉर्म है वो बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और वाराणसी के विकास में एक नया आयाम इसके जरिए जुड़ा है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ट्रेन जो है वो बिल्कुल ही सजकर तैयार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज वाराणसी के दौरे पर, उनका दूसरा दिन है आज इस दौरे का और ऐसे में जैसे कि आप देख रहे हैं हरी झंडी उन्होंने ट्रेन को दिखा दी है। 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जिसके जरिए वाराणसी का विकास जो है वो और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते हैं और ऐसे में उसकी कवायद आप धरातल पर भी देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचकर 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स को यहां पर फॉलो करवाया जा रहा है और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर अभिवादन करते हुए सभी का। और देखिए किस तरीके से ये ट्रेन जो है बेहद ही सुंदर तरीके से सजकर तैयार और ऐसे में जैसे कि बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि वाराणसी के विकास में एक नया आयाम इसके जरिए जुड़ा है, क्योंकि वाराणसी में जब जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ऐसे में बड़ी सौगात वो लेकर पहुंचते हैं और इस बार 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को दी है, जिसकी मांग भी की जा रही थी और ज़रूरत भी इसकी थी, क्योंकि कनेक्टिविटी जिसके ज़रिए सभी क्षेत्र जो हैं विकास की राह पर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए और ये तस्वीरें जो हैं वो ऐतिहासिक हैं, क्योंकि 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई है और देखिए हाथों में किस तरीके से लोग जो है भारत का झंडा लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम मोदी बच्चों से बात भी करेंगे और इसी के साथ साथ जनता को संबोधित भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि आज के शुभ अवसर पर अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। हर हर महादेव।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले भाई अश्विनी वैष्णव जी, टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े एर्नाकुलम से केरला के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, केंद्र में मेरे साथी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, केरला के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, फिरोजपुर से जुड़े केंद्र में मेरे साथी, पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, लखनऊ से जुड़े यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित काशी के मेरे परिवारजन, बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से
इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता। होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। साथियों, इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को
इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सब की वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। साथियों, विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का भी है। 10-11 साल पहले स्थिति ये थी कि गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो लोगों के पास सिर्फ बीएचयू का विकल्प होता था और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी रात खड़े रहने के बाद भी इन्हें इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिंताओं को हमारी सरकार ने कम करने का काम किया है। कैंसर के लिए महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में बना अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर और शताब्दी चिकित्सालय, पांडेयपुर में बना मंडलीय अस्पताल, ये सारे अस्पताल आज काशी, पूर्वांचल समेत आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बने हैं। इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र की वजह से आज गरीबों को लाखों लोगों के करोड़ों रुपयों की बचत हो पा रही है। एक तरफ इससे लोगों की चिंता खत्म हुई है, दूसरी तरफ काशी इस पूरे क्षेत्र की हेल्थ कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा। साथियों, हमें काशी के विकास की ये गति, ये ऊर्जा बनाए रखनी है ताकि भव्य काशी तेजी से समृद्ध काशी भी हो और पूरी दुनिया से जो भी काशी आए वो बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में सभी को एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह और अलग आनंद मिल सके। साथियों, अभी मैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था। मैं अश्विनी जी को बधाई देता हूं, उन्होंने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। जहां वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होता है उस स्थान पर बच्चों के बीच में अलग अलग विषयों पर कंपटीशन होती है। विकास के संबंध में, वंदे भारत के संबंध में, अलग अलग
विकसित भारत की कल्पना के चित्रों के संदर्भ में, कविताओं को लेकर के। और मैं आज, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिला था बच्चों को, लेकिन 2-4 दिन के भीतर भीतर उनकी जो कल्पकता थी, उन्होंने विकसित काशी के जो चित्र बनाए थे, विकसित भारत के जो चित्र बनाए थे, सुरक्षित भारत के जो चित्र बनाए थे, जो कविताएं सुनने को मिली मुझे, 12-12, 14 साल से बेटे बेटियां इतनी बढ़िया कविताएं सुना रहे थे। काशी के सांसद के नाते मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरी काशी में ऐसे होनहार बच्चे हैं। मैं अभी यहां कुछ बच्चों को मिला, एक बच्चे को मिला, उसको तो हाथ की भी तकलीफ है, लेकिन जो चित्र उसने बनाया है, मैं वाकई बहुत ही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। यानी मैं यहां की स्कूलों के टीचरों को भी हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों को ये प्रेरणा दी, उनका मार्गदर्शन किया। मैं इन बालकों के माता पिता को भी बधाई देता हूं। जरूर उन्होंने भी कोई न कोई योगदान किया होगा, तब इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया होगा। मेरा तो मन में विचार आया कि एक बार यहां इन बच्चों का कवि सम्मेलन करें और उसमें से 8-10 जो बढ़िया बच्चे हो उनको देश भर में ले जाए, उनसे कविताएं करवाए। इतना प्रभावी था। मेरे मन को एक काशी के सांसद के नाते आज एक बहुत विशेष, मुझे सुखद अनुभव हुआ। मैं इन बच्चों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई कर देता हूं। साथियों, आज मुझे ढेर सारे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए एक छोटा सा कार्यक्रम ही आज रखा था। मुझे जल्दी निकलना भी है और सुबह सुबह इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आ गए, ये भी खुशी की बात है। एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए और वंदे भारत ट्रेनों के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ी सौगात दी गई और 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ साथ जनता को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद किया कि किस तरीके से जो है नया आयाम वाराणसी के विकास में इसके जरिए जुड़ा है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम महत्वपूर्ण बातें इस दौरान कही गई, जिसके जरिए जो है उत्साहवर्धन भी हुआ। और इसी के साथ साथ भारी तादाद में लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे, उनका अभिवादन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां सबसे पहले स्मृति चिन्ह देकर उन्होंने उनका स्वागत किया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, T20 सीरीज पर कब्जा जमाने टीम इंडिया उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां और अंतिम मैच है आज 1:45 बजे। दोनों टीमों के बीच ये महामुकाबला होने वाला है। ऐसे में तमाम क्रिकेट प्रेमी इस मैच को लेकर बेहद उत्साहित, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां और अंतिम मैच ही रहने वाला है। T20 सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए टीम इंडिया अब जो है ग्राउंड पर उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां और अंतिम मैच आज होने वाला है 1:45 बजे। दोनों टीमों के बीच ये महामुकाबला होगा। ऐसे में इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया की तैयारी भी पूरी, और इसी के साथ साथ तमाम क्रिकेट प्रेमी, यानी कि जो लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को, जो इसे फॉलो करते हैं, देखते हैं, ऐसे में उनके लिए ये मैच जो है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। 1:45 बजे का समय इसको लेकर बताया गया है कि 1:45 बजे दोनों टीमों के बीच ये महामुकाबला होने वाला है। ऐसे में बता दें कि T20 सीरीज पर टीम इंडिया जो है कब्जा जमाने के लिए फील्ड पर उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां और अंतिम मैच ये होने वाला है।
और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है भारत की तैयारियां पुख्ता हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने पहले से ही जो है अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया था। ऐसे में आज का मैच जो है किस तरीके से खेला जाएगा, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चुनी जाएगी भारतीय टीम की ओर से या फिर बॉलिंग वो चुनेंगे, ऐसे में देखना ही बेहद महत्वपूर्ण होगा कि फील्डिंग पहले करेंगे या फिर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया जाएगा। आमतौर पर देखा जाता है कि भारत जो है वो चेजिंग में ज़्यादा अच्छा है। ऐसे में इस बार क्या कोई तब्दीली पूरे प्लान में होती है या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। 1:45 बजे का समय मुकम्मल किया गया जब दोनों टीमों के बीच ये महामुकाबला होगा। ऐसे में सभी क्रिकेट प्रेमी इस मैच को लेकर बेहद उत्साहित, जहां इस मैच में आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां और अंतिम मैच होने वाला है, जिसमें दोनों टीमें भिड़ती हुई नजर आएंगी। तो देखिए आज का ये पूरा महामुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, कुपवाड़ा में सेना का ऑपरेशन पिंपल जारी है, जहां पर कुपवाड़ा के केरल सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए गए। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को यहां पर मार गिराया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा बल जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं और ऐसे में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा में सेना का ऑपरेशन पिंपल लगातार जारी है और कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और इसी के साथ साथ सुरक्षा बलों ने यहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर यहां पर निगरानी रखी जा रही है। कुपवाड़ा में सेना का यह ऑपरेशन पिंपल जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है, उसके तहत आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो बड़े प्रयास किए जा रहे हैं उसकी सराहना भी की जा रही है। और ऐसे में कुपवाड़ा में ये सेना का ऑपरेशन पिंपल लगातार जारी है, जहां पर जिस तरीके से बताया गया है कि 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में ये 2 आतंकी मारे गए हैं। ऐसे में कई और आतंकी भी आसपास छिपे हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बल लगातार इस पूरे इलाके में एक्टिव बने हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ की गाड़ी जो है मौके पर मौजूद है और भारी तादाद में प्रशासन भी मौजूद है। हाई अलर्ट पर पूरे इलाके को रखा गया है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए गए। पूरा इलाका इस समय हाई अलर्ट पर है और ऐसे में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को फिलहाल मार गिराया है। कई और आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसकी सूचना है। ऐसे में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए लगातार सुरक्षा बलों की ओर से एक्शन लिया जा रहा है और उसी की बानगी आज कुपवाड़ा के केरन में देखने को मिली, जब ऑपरेशन पिंपल के तहत 2 आतंकियों को यहां पर मार गिराया गया है और सभी आतंकी मंसूबों को यहां पर सुरक्षा बल धराशायी इसके जरिए करते हुए और पूरे इलाके को इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि आशंका है कि कई और आतंकी आसपास के इलाकों में छुपे हो सकते हैं। तो इसी के मद्देनजर यहां पर जो है सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जगह जगह पर यहां पर चेकिंग भी की जा रही है। चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि कोई भी आतंकी अगर छिपा हो तो वो यहां से निकलने ना पाए और लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है कि कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखता है तो उसके बारे में जल्द से जल्द पुलिस को सूचना दे, सुरक्षा बल को इत्तला करें। तो सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को यहां पर मार गिराया। ऑपरेशन पिंपल के तहत यहां पर यह कार्रवाई हुई है और लगातार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बल एक्टिव है और इसको लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों का एक्शन भी जारी है और कुपवाड़ा के केरन में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि पूरे इलाके को इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई और आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं, इसकी आशंका। लखनऊ के थाना पारा के मुजफ्फर खेड़ा से चोरी का मामला सामने आया है, जहां मुजफ्फर खेड़ा में चोरों ने मोहम्मद शुएब के घर को निशाना बनाया और 4 से 5 लाख के जेवरात चोरी किए। बताया जा रहा है कि पीड़ित का परिवार शादी समारोह में गया हुआ था, इस दौरान चोरी को अंजाम दिया गया और यहां तक कि चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए। वहीं देर रात जब शादी से वापस लोग आए तो घर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। वहीं रूम का दरवाजा और अलमारी भी टूटी मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। इस पूरे चोरी के मामले को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। बताया गया है कि जिस दौरान इस चोरी को अंजाम दिया गया उस समय परिवार वाले जो है वो शादी समारोह में गए हुए थे और यही मौका देखकर चोरों ने यहां पर
चोरी को अंजाम दिया है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं घर में किस तरीके से पूरा सामान जो है जब घर वाले वापस लौटे तो बिखरा हुआ पाया, मेन गेट का ताला भी टूटा हुआ था। इस बीच आपको एक बार फिर से वाराणसी लिए चलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से संवाद कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और क्या कुछ वार्ता इस दौरान हो रही है वो भी सुनवाएंगे। और आपकी भूमिका विकसित भारत में, विकसित बनारस में किस तरह से होगी। तो बच्चे भी बहुत उत्साहित थे जिन बच्चों से उन्होंने बात की, और उसमें जो बच्चे थे काफी कई स्कूलों के बच्चे थे, तो उनका अपना जो अनुभव था प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद, अक्रम वो जो बच्चे हम लोगों से जब चर्चा कर रहे थे इतने उत्साहित थे कि वो एक एक बात अपनी बता देना चाहते थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा, किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया, किस तरह से कहा कि। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं जिले के इस्लाम नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक को कुछ दबंगों ने खंबे से बांधकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि एक व्यक्ति को खंबे से बांधकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर युवक का इलाज जारी है। पुलिस ने कई आरोपियों को यहां पर हिरासत में भी लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। युवक पर पेट्रोल डालकर ये आग यहां पर लगाई गई। ऐसे में किस रंजिश के चलते इसे अंजाम दिया गया इसका पता लगाया जा रहा है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना इस्लाम नगर जनपद बदायूं की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ के इगलास में बाइक सवार 3 युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम दिया। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लगातार पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। बाइक सवार युवकों पर बदमाश ने फायरिंग की ये बताया गया है। ऐसे में बदमाश जो है मौके से फरार हो गया, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जानकारी जुटाई जा रही है, उन्हें खंगाला जा रहा है। और ऐसे में बदमाश की पहचान करने के बाद जो है उसे गिरफ्तार करने का काम पुलिस की ओर से किया जाएगा। और प्रशासन की ओर से आश्वासन भी यही दिया गया है कि जल्द से जल्द बदमाश को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर देवरिया से है जहां महिला ने झोलाछाप डॉक्टर पर इलाज के बहाने दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि जब मामले की रिपोर्ट लिखाने के लिए परिजन उसे रुद्रपुर थाना लेकर पहुंचे तो पुलिस ने आरोपी पर छेड़खानी का मामला दर्ज कर दिया। पीड़िता ने इस मामले को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे में पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी ये देखना होगा। तो पीड़िता ने यहां न्याय की गुहार लगाई है। देवरिया का ये पूरा मामला है। झोलाछाप डॉक्टर पर इलाज करने के नाम पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप महिला की ओर से लगाया गया है। जो बिना डॉक्टर है मुझे दवा का बहाना लेकर गया, बोला था मैं तुम्हें इलाज कराऊंगा, चौरी चौरा लेकर जाने के लिए बताया था। तो मान लीजिए हम उसका दवा हमेशा कराते थे, हम लोग उस पर विश्वास करके उसके साथ हम चले गए। और ये बोला था कि तुम ही नहीं हो, 2-3 औरत और है मेरे साथ जाएंगी। हम बोला मेरी भाभी से कि तुम साथ मत जाना, और 2-3 औरत है और बच्चे भी चले जाएगी साथ में। हमारी भाभी कहे थे ठीक है, जब 3 औरत है तो भी चले जाए तो क्या बात हो रही, इसीलिए हम उसके साथ चले गए। उसके बाद मुझे लेकर गया हॉस्पिटल में, वहाँ से थोड़ी सी आगे हॉस्पिटल है, महिला डॉक्टर है। तो वहाँ पर मुझे चेकअप जब पूछी तो मैं बताया कि मेरे मुँह में ऐसी बात है, छाला पड़ा है। तो कह रही है तो ठीक है, मेरे पास तुम्हारा इलाज नहीं है, तुम्हें चेकअप करवाना है। तो मैं कही ठीक है। तो बोला है कि जब इतने दूर आ गई हो तो चलो चेकअप भी करवा लो। तो हम कहे तो ठीक है, जब आ गए हम चेकअप करवाने के लिए चल रहे हैं। उसके बाद से जब मैं गई तो जो तरकुलहा रोड जा रहा है ना माता का स्थान पे, वही कुछ दूर आगे होटल है। मुझे नहीं पता था कि होटल है कि क्या है, क्योंकि मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जब उसके बाद से मैं अंदर गई तो
अंदर जब देखी मैं बेड और, तब मुझे डर हुआ। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा तुरंत लॉक कर दिया। उसके बाद से मेरा हाथ और मुंह बंद कर दिया, हाथ बांध कर मुंह में कपड़ा ओढ़ दिया था। उसके बाद मेरे साथ रेप किया है।